ओके, अपन क्या पढ़ने वाला है चैप्टर 7 दैट इज अवर थैनाटोलॉजी, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है थैनाटोलॉजी, क्या होता है डेथ, क्या होता है ना। किसी भी बॉडी को अपन डेथ कब डिक्लेयर करते हैं, तो सीधी सी बात है कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सीज ऑफ द सर्कुलेशन रेस्पिरेशन एंड द ब्रेन फंक्शन। कंप्लीटली अगर सर्कुलेशन रेस्पिरेटर और ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो उसको अपन डेथ बोलेंगे। कि ये कब होता है, जब जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो ब्रेन स्ट्रिप में जाना बंद होता है, तभी अपन इसको इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं ना। लाइफ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जब तक अगर ऑक्सीजनेटेड ब्रेन स्ट्रिप तक जा रहा है तब तक लाइफ कंटिन्यू रहेगा। सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है, जिसमें बॉडी का जो वाइटल फंक्शन होता है वो मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है ना, जो कि अपेरेंटली डेथ जैसा लगता है अपने को, बट वहाँ पे लाइफ स्टिल प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पे दिस इज ए रेयर अकरेंस, ये रेयरली होता है, बट यूजुअली इनवॉलंटरी और अनकाउंटर होता है ये मेनी केस में। कौन कौन से केस में देखने मिल सकता है अपने को, न्यूबॉर्न, इलेक्ट्रोट्यूशन, ड्राउनिंग, हाइपोथर्मिया, ड्रग्स और इनवॉलंटरी इंड्यूस वॉलंटरीली बाई प्रैक्टिस ऑफ द योगा में भी ये अपने को देखने मिल सकता है। तो मेडिको लीगली इसको अपन को ट्रीट करें तो रिससिटेट करके आर्टिफिशियल सपोर्ट से अपन इजीली उसको रिकवर कर सकते हैं ना। सस्पेंडेड एनिमेशन को अपन को रूल आउट करना होता है जब अपने को डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो नेक्स्ट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट, ये अपने को होता है न्यू बर्न के केस में कि रिससिटेट करके उसको अपन क्योंकि अपन को उसको स्टिल बर्न डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो उस केस में अपने को रिससिटेट करके प्रॉपरली देखना होता है। नेक्स्ट होता है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, है ना। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है, कंडीशन जिसमें कि अपने को डैमेज, है ना, जिसमें अपना हायर सेंटर डैमेज हो जाता है बट ब्रेन स्टिम स्टिल इंटेक्ट रहता है और फंक्शन करते रहता है, जिसमें पर्सन स्पॉन्टेनियसली ब्रेथ करता है ना। सर्कुलेशन जो होता है वो स्टेबल होता है बट अनअवेयर ऑफ द सेल्फ इन्वायरमेंट और खुद से वो अनअवेयर होता है। यहाँ पे क्या होता है, दिस कंडीशन अकर इन डिफ्यूज बाइलेटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिस्टर्बेंस, है ना। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा बट ब्रेन स्टिम स्टिल इंटेक्ट होता है। तो ब्रेन स्टिम डेथ क्या होता है, कंडीशन जिसमें पेशेंट का जो इरिवर्सिबली अनकॉन्शियस हो जाता है और इरिवर्सिबली एपनिक होगा। एपनिक मतलब कि वो सांस नहीं ले पाएगा, है ना। रीजन क्या हो सकता है, ड्यू टू आइदर कंप्रेशन ऑफ द ब्रेन स्टिम के कंप्रेशन से हो सकता है। टेस्ट करने के लिए अपन ब्रेन स्टिम रिफ्लेक्स टेस्ट या फिर एपनिया टेस्ट करते हैं। ब्रेन स्टिम फंक्शन चेक करने के लिए अपन प्यूपिलरी रिफ्लेक्स करते हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स करते हैं एंड रिफ्लेक्स ऑफ द ग्राइमेस और गैग या फिर कॉफ रिफ्लेक्स करते हैं। एपनिया टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं कि पेशेंट इज इनकम्पेबल ऑफ द स्पॉन्टेनियसली ब्रेथ, है ना, खुद से सांस नहीं ले पाएगा और नो सेल अलाइव इन द ब्रेन स्टिम जो कि रिस्पॉन्सिबल मतलब कि रेस्पिरेशन करा सके। चेक करने के लिए अपन 100% ऑक्सीजन देते हैं 10 मिनट के लिए, देन 95% ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं विद 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वही ट्रिगर करेगा, स्टिमुलेट करेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बॉडी में लेवल बढ़ेगा तो ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर को, जिससे जो है प्रोबेबली चांस है कि फिर से वो ब्रीथिंग कर सके, है ना, स्पॉन्टेनियसली। फिर होता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 या फिर कैडेवरी डोनेशन। क्या होता है, तो पहला चीज़ अपने को रिमूवल ऑन द, इसका क्या होता है, जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 है वो बोलता है डील विद द रेगुलेशन ऑफ किसके साथ डील करेगा, रिमूवल एंड स्टोरेज ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन और उसका थेरापेटिक पर्पस या फिर प्रिवेंशन, जो भी इसको कॉमनली ट्रेडिंग करते हैं उनके प्रिवेंशन को लेकर के। कैडेवरी डोनेशन के लिए क्या होता है, ब्रेन स्टिम डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना, ताकि हम लोग उसमें ट्रांसप्लांट कर सकें और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो सर्टिफाई करेगा कि डेथ जो है वो अपना ट्रांसप्लांटेशन टीम का पार्ट नहीं है ना, क्योंकि कभी अगर ऑर्गन का रिक्वायरमेंट है उस केस में भी अगर किसी को मार देता है तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। फिर ऑर्गन को अपन कब रिमूव करेंगे, ऑर्गन आर रिमूव्ड व्हेन द डोनर हार्ट इज स्टिल बीटिंग, है ना। तो अगर जो डोनर है उसका हार्ट, क्योंकि मैक्सिमम केस में अदर देन मतलब कि ऑर्गन के अगर पर्सन के डेथ होने के बाद ऑर्गन उसको रिमूव करेंगे तो वो ऑर्गन काम का नहीं होता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वार्म एनॉक्सिड टाइम बोलेंगे। क्या होता है वार्म एनॉक्सिड टाइम इंटरवल बिटवीन द सीज ऑफ द आर्टियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड द रेफ्रिजरेशन ऑफ द आइसोलेटेड ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई होने से बंद होने से लेकर के उस ऑर्गन को निकाल कर रखने तक के पीरियड को अपन बोलते हैं वार्म एनॉक्सिड टाइम, है ना, जो कि अप्रॉक्स लगभग 0 होता है। मतलब कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अपन रिमूव कर सकते हैं विद इन 30 मिनट ऑफ द डेथ, है ना, और मैक्स टू मैक्स स्टोर कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम 12 घंटे तक के पीरियड के लिए। द पीरियड ऑफ विएबिलिटी ऑफ द अदर ऑर्गन इज एज फॉलोज। क्या क्या पीरियड ऑफ विएबिलिटी होता है, कॉर्निया का 6 आवर, स्किन का 24 आवर, बोन 2 डे, ब्लड 3 डे, है ना, आफ्टर द डेट। फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पहला तो प्री कंडीशन देखेंगे कि वो कोमाटोज है, वेंटिलेशन के सपोर्ट में है कि नहीं, और पॉजिटिव डायग्नोसिस इन केस ऑफ द कोमा में देखेंगे, है ना, कि स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है कि नहीं ब्रेन को, और वो
पेशेंट जो है वो अनरेस्पॉन्सिबल है या कोमाटोस है उस कंडीशन को करेंगे। क्या क्या पॉइंट को अपने को एक्सक्लूड करना होगा, पहला हाइपोथर्मिया, कोमा या फिर मेटाबॉलिक या एंडोक्राइनल के खातिर कोमा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हाइपोथर्मिया के खातिर है तो उस केस में वो प्रोबेबली चांस है कि वो फिर से बच सकता है। तो टेस्ट क्या क्या करेंगे, ब्रेन रिफ्लेक्स करेंगे या एपनिया टेस्ट करेंगे। टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन होता है होमोलोगस, जिसमें खुद के बॉडी के पार्ट को सेम पर्सन पे ट्रांसफर करते हैं, दैट इज स्किन ग्राफ्टिंग, बोन ग्राफ्टिंग और ब्लड वेसल्स। और हेट्रोलोगस डोनेशन में अपन लाइव डोनेशन करते हैं, ब्लड, बोन मेरो और अदर ऑर्गन को भी डोनेट करेंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। और लेकिन इसके लिए पहले टिश्यू मैचिंग और एचएलए कॉम्पिटेबिलिटी नेसेसरी होता है। फिर देखेंगे स्टेज एंड टाइप ऑफ डेथ क्या क्या होता है। तो दो स्टेज होता है डेथ का, दैट इज क्लिनिकल डेथ और सेलुलर डेथ। क्लिनिकल डेथ किसको बोलते हैं, जिसमें कि सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और ब्रेन काम करना बंद कर दे तो उसको सोमेटिक बोलते हैं या फिर क्लिनिकल डेथ बोलते हैं। वहीं पे मॉलिकुलर और सेलुलर उसको बोलेंगे जिसमें डेथ जो है उसमें एक एक सेल टिश्यू इंडिविजुअल का डेथ हो जाएगा। फिर नेचुरल अननेचुरल क्या होता है, नेचुरल डेथ जिसमें डेथ जो होता है वो कंप्लीटली डिजीज या पैथोलॉजिकल प्रोसेस की खातिर होता है। अननेचुरल में होमिसाइड, सुसाइड और एक्सीडेंटल आता है। फिर मोड ऑफ डेथ देखेंगे तो मोड ऑफ डेथ जो होता है ना, वो डिपेंड करता है 3 मेजर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में, दैट इज कॉमा, सिंकोप या एस्फैक्सिया। कॉमा क्या होता है, इनसेंसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू डैमेज ऑफ द ब्रेन स्टीम, है ना, ब्रेन स्टीम के डैमेज की खातिर होता है मेनली। और ये क्लिनिकल कंडीशन है, ना कि कोई कॉज ऑफ डेथ है। रिमेंबर, कोमा इज ए क्लिनिकल कंडीशन, नॉट ए कॉज ऑफ डेथ, है ना। तो क्यों होता है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ब्रेन या फिर ड्रग लाइक ओपियम, कोकेन या एल्कोहल, मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक यूरेमिया और डायबिटीज, इन्फेक्शन में निमोनिया, इन्फेक्शियस फीवर, ये सब की खातिर होता है। थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, एपिलेप्सी और हिस्टेरिया की खातिर भी हो सकता है। फिर देखेंगे सिंकोप। जैसा मैंने बोला कि जो कोमा होता है वो ब्रेन स्टीम का डेथ होता है, वैसा ही सिंकोप में स्टॉपेज कौन सा हो जाएगा, अपना हार्ट हो जाएगा। रीजन क्या होगा यहाँ पे, वेसोवेगल अटैक के खातिर हो सकता है ना, फ्रॉम द रिफ्लेक्स पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। और इस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा सडनली और सेरेब्रल एनीमिया कराएगा और रैपिडली पर्सन अनकॉन्शियस हो जाएगा। ये एनीमिक पेशेंट है ना में दिखता है, या तो फिर एमआई या फिर फैटी डिजनरेशन, वेगल इनिबिशन, एग्जिस्टिंग कंडीशन लाइक डिहाइड्रेशन और कोलेरा केस में भी अपने को देखने मिल सकता है। नेक्स्ट है अपना एस्फैक्सिया। क्या होता है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ अगर इंटरफेयर होना या फिर ऑक्सीजन का कमी हो जाना, जिसके खातिर पर्सन अनकॉन्शियस और डेथ हो सकता है। एनोक्सिया क्या होता है, देखो गॉर्डन और उसके कोवरकर ने 1994 में बोला था कि कुछ भी तीनों में से कोई भी सिस्टम खराब हो, फाइनली वो लीड क्या करेगा, एनोक्सिया लीड करेगा, है ना। तो देखेंगे ये चार टाइप का होता है एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब सिंपल वे पे बोले तो ऑक्सीजन सप्लाई का कमी। तो पहला होता है एनोक्सिक एनोक्सिया, मतलब कि सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, जिसके खातिर से और टिश्यू पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो वो जो इसका एग्जांपल है अपना हैंगिंग या फिर कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर में, जिसमें ऑक्सीजन का कमी होगा। नेक्स्ट है एनीमिक एनीमिया, जिसमें ब्लड की कमी से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा। स्टेगनेंट में ब्लड भी प्रेजेंट होगा बट ब्लड का प्रॉपरली मूवमेंट नहीं हो पाएगा, है ना, तो सर्कुलेशन में इम्पेयरमेंट हो जाएगा। हिस्टोटॉक्सिक में ऑक्सीजन का सप्लाई भी प्रॉपर होगा बट यहाँ पे टिश्यू ठीक से उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो उसको हिस्टोटॉक्सिक बोलेंगे। फिर होता है सडन डेथ। क्या होता है, तो देखो दो टाइप का डेथ अपन पढ़ेंगे, नेचुरल और सडन डेथ। नेचुरल डेथ में क्या होगा, डेथ अगर ड्यू टू कुछ अगर बीमारी के खातिर हुआ है ना, या पैथोलॉजिकल कंडीशन या ओल्ड एज में हो गया है, तो उस और मतलब कि डेथ जो है वो इंटेंडेड या फिर अटेम्प्टेड नहीं है, तो उस केस में इसको नेचुरल डेथ बोलेंगे। लेकिन सडन डेथ क्या होता है, जिसमें सडन और अनएक्सपेक्टेड होता है, जो कि पर्सन के लिए पहले से नोन नहीं होता है या फिर वो डिजीज फ्री होता है ना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है डेथ इज सेड टू बी सडन और अनएक्सपेक्टेड व्हेन ए पर्सन इज नॉट नोन टू हैव सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और इंजरी और पॉइजन, डाई विद इन 24 आवर आफ्टर द ऑनसेप्ट ऑफ टर्मिनल इलनेस। अचानक से विद इन 24 आवर मर जा रहा है बिना किसी पॉइजन, इंजरी या डिजीज के खातिर, तो उसको अपन सडन डेथ बोलेंगे, है ना। जो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है वो डेथ शुड नॉट इशू अ डेथ सर्टिफिकेट इन एनी केस ऑफ द सडन डेथ, है ना। तो सडन डेथ के केस में सर्टिफिकेट इशू नहीं करना होगा, इवन अगर वो डायग्नोसिस, इवन इफ ही इज डायग्नोसिस द केस डेथ ड्यू टू नेचुरल कॉज, है ना, कि अगर उसको डायग्नोसिस करके ये अगर बता देता है कि वो नेचुरल कॉज से डेथ हुआ है, फिर भी उसको इशू नहीं करना है सर्टिफिकेट। रीज़न ये है कि वहाँ पे जो डेथ है वो पॉइजनिंग के केस में भी हो सकता है ना, लाइक कुछ पॉइजन ले लिया पेशेंट ने, तो जो क्योंकि कुछ पॉइजन जो होता है वो मिमिक करता है नेचुरल डिजीज को, तो उसके रीज़न से भी डेथ हो सकता है, तो इसलिए सर्टिफिकेट इशू नहीं करना होता है। फिर होता है इफ द डेथ ऑफ ए पेशेंट अगर विद इन 24 आवर होता है और आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द टर्मिनल इलनेस, देन द केस हैज़ टू बी कंसिडर एज सडन डेथ, है ना, तो उस केस में इसको सडन डेथ अपने को कंसिडर करना होता है।
नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ डिजीज विद द ट्रॉमा हैज़ टू बी एसेस, है ना। अगर डिजीज़ का एसोसिएशन ट्रॉमा के साथ है तो उसको भी चेक करना होगा। और इन्वॉल्व द कंपनसेशन बेनिफिट फॉर द रिलेटिव्स। सिचुएशन में अराइज व्हेन द ट्रॉमा पर इज नॉट फर्टल एंड द पैथोलॉजिकल लेसन फाउंड एट ऑटोप्सी हैज़ बीन कंपेटेबल विद द कंटिन्यू लाइफ, लाइक क्रोनिक हार्ट डिजीज हो गया, है ना। ट्रॉमा के इफेक्ट ये सब के खातिर डेथ हो रहा है। तो फिर देखेंगे मोड ऑफ ऑनसेट या फिर अनएक्सपेक्टेड डेथ। अगर मेनली जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज खातिर होता है 40 से 50% केस में जो सडन डेथ का कॉज होता है। और यहाँ पे सडन डेथ का कॉज देखने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर केस में, लाइक कोरोनरी आर्टरी का ऑक्लूजन होना ड्यू टू एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस, या फिर लोकलाइज एथेरोमा हो जाना, या कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस विद थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, कार्डियक टेम्पोनेट और एनाइनोपेक्टोसिस, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी या फिर लेसन ऑन द कंडक्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी में हो सकता है एयर एम्बोलिज्म, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, न्यूमोथोरेक्स या फिर ब्रोंकोनिमोनिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेटस अस्थमेटिकस या फिर एक्यूट इडिमा ऑफ ग्लेसिडाइटिस और फॉरेन बॉडी इंफेक्शन। सीएनएस में इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, स्टेटस एपिलेप्टिकस या फिर रक्चर ऑफ द बेरी एन्यूरिज्म हो सकता है। फिर देखेंगे शॉर्ट नोट ऑन द वेगल इनहिबिशन या सिमकोप क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जो डेथ जो होता है विदिन अगर सेकेंड या मिनट हो जाता है ना, ड्यू टू सिंपल और द हार्मलेस पेरिफेरल स्टिमुलेशन ऑफ द वेगल इनहिबिशन, है ना। वेगल का इनहिबिशन के खातिर होता है। इसमें क्या हो जाएगा, बेरोरिसेप्टर जो है वो प्रेशर को सेंस करेगा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि कैरोटिड साइनस या कैरोटिड सीथ या कैरोटिड बॉडी में के पास में प्रेजेंट होता है। रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट, जिसके खातिर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगा और फाइनली ब्लड प्रेशर जो है वो कंप्लीटली कम हो जाएगा। और जो एफ्रेन इम्पल्स है वो कैरोटिड बॉडी से लेकर के ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू 10th न्यूक्लियस तक के ब्रेन स्टेम में जाता है। और जो इफ्रेंट होता है वो हमारा वेगस नर्व के थ्रू होता है। कुछ इंडिविजुअल जो है वो मार्क हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं ना कैरोटिड साइनस में, जिसके खातिर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, कार्डियक एरिथमिया हो जाएगा और फाइनली वेंट्रिकुलर एरिथमिया के खातिर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ वेगल इनहिबिशन में अगर इनका ये होता है हैंगिंग, स्ट्रेंगुलेशन या फिर लेरिंग्स, चेस्ट, इपिगेस्ट्रम या जेनाइटल में सडनली ब्लो करना या फिर डिस्टेंशन हो जाना होलो ऑर्गन का, जैसे क्रिमिनल अबॉर्शन, ये सब केस में अपने को देखने मिलता है। फिर व्हाट आर द टेस्ट फॉर द स्टॉपेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड द बेंड फंक्शन। क्या क्या टेस्ट करेंगे, पहले तो एस्कल्टेट करके देखेंगे हार्ट और ब्रीथिंग लंग्स के लिए। आई कार्ड टेस्ट में 1% एल्कलीन सॉल्यूशन को फ्लोरेसेंस को इंजेक्ट कर देते हैं सबक्यूटिनियसली, है ना। और कैपिलरी में चेक करते हैं कि वो बॉडी में अगर कंप्लीटली स्प्रेड हो जाएगा तो ग्रीनिश ह्यू देखने मिलेगा अपने को। और लाइगेचर टेस्ट में फिंगर को लाइगेट कर देते हैं, तो वहाँ पर अगर सोलन रेड देखने मिलता है, इसका मतलब कि। और लाइगेचर अगर ब्लेंसिंग करने पे फेल हो जाता है तो उस वहाँ पे लाइव कंडीशन है वो। और मैग्नेस टेस्ट करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, फिंगर वेब में लाइट देंगे, अगर वो रेडिश ग्लो करता है तो वो हमारा लाइव है, अगर डेथ के केस में वो येलो वैक्सी ग्लो करता है। फिर फिंगर नेल टेस्ट में मतलब डेथ नहीं है उसको, वो उसका सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप है कि नहीं वो चेक करने के लिए होता है। फिर फिंगर नेल टेस्ट में अपन क्या करते हैं, फिंगर को प्रेस करते हैं, अगर नेल जो है वो पेल हो जाता है और जैसे ही प्रेस को हटा देंगे, रिलीज कर देंगे, तो वहाँ पे फिर से रेडनेस आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सर्कुलेशन प्रेजेंट है। और आर्टियल स्पर्टिंग टेस्ट में क्या करते हैं, स्मॉल आर्टरी को निक कर देंगे और जो आर्टियल ब्लड है वहाँ पे स्पर्ट हो जाएगा, अगर वहाँ पे लिटिल सर्कुलेशन प्रेजेंट है तो। या फिर लास्ट में होता है हीट टेस्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, इस हीट को थोड़े टाइम के लिए अप्लाई करेंगे, अगर वहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्म हो रहा है विद द रेडनेस और कंजेशन, है ना, तो वहाँ पे सर्कुलेशन प्रेजेंट है। ओके, या तो फिर ईसीजी से भी अपन देख सकते हैं, कंटिन्यू अगर मोर देन 5 मिनट के लिए फ्लैट लाइन होता है तो वहाँ पे बोल सकते हैं सर्कुलेशन जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। फिर रेस्पिरेटरी के लिए टेस्ट देखेंगे तो पहला फीदर टेस्ट करेंगे, नोज के सामने में फीदर को रख देते हैं, अगर उसमें पार्सल भी मूवमेंट होता है तो पर्सन अलाइव, मतलब कि रेस्पिरेशन कंटिन्यू है। और मिरर टेस्ट में मिरर को माउथ में रखते हैं, ड्यू टू ड्रॉपलेट वहाँ पे वेपर के खातिर फॉर्म हो जाएगा, ड्रॉपलेट फॉर्म होगा वेपर के खातिर। और विस्लर टेस्ट में क्या करेंगे, वाटर को रख देंगे और लाइट को वाटर के ये लाइट जैसे कि कोई भी अगर एक पर्सन है, पर्सन के अगर चेस्ट में यहाँ पे अपन वाटर ग्लास को रख देंगे, वहाँ से लाइट पास कराएंगे, है ना, उसका रिफ्लेक्शन को देखेंगे, अगर पार्सल भी मूवमेंट हो जाएगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मेजर डेविएशन इसमें प्रेजेंट होगा, तो उसको अपन बोलते हैं विस्लर टेस्ट। और भी ब्रेन फंक्शन के चेक के लिए वहाँ पे मोटर सिस्टम या सेंसरी फंक्शन को टेस्ट करेंगे या ईईजी के थ्रू देखेंगे, ब्रेन स्टीम रिफ्लेक्स चेक करेंगे। थैंक यू।